हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का कंप्यूटर के इस अमेजिंग सेशन में, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन लेवल पर चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्किंग, यानी इंटरनेट का जो नेक्स्ट पार्ट नेटवर्किंग था, उससे रिलेटेड जो हम लोगों ने टॉपिक मतलब जो भी डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, उस पर हम चर्चा करने के लिए आपसे मुखातिब हो रहे हैं। तो देखते हैं कि इतने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हो, ठीक है। और जो है मतलब फाइनली टॉपिक कंप्लीट हो गया है और उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज लेकर आया हूं। वो एमसीक्यूज जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। तो आप लोग खुद अपना आंसर दीजिएगा और अपना एनालिसिस करिएगा कितना आप सही कर पा रहे हो, ठीक है। तो चले भाई, सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईमेल प्राप्त किया जाता है तो क्या करते हो आप। मतलब इफ द ईमेल इज रिसीव्ड बाय एन अननोन पर्सन, क्वेश्चन पूछा गया है यदि किसी अननोन पर्सन के द्वारा आप मेल प्राप्त करते हो तो क्या करते हो। एक को इसे खोलना चाहिए और उनकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में जानना चाहिए, किसी को इसे खोलना चाहिए और बोलना चाहिए कि आप इन्हें नहीं जानते, इसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए, इसे पुलिस को भेज देना चाहिए। आंसर क्या होगा दोस्तों। इफ द ईमेल इज रिसीव्ड बाय एन अननोन पर्सन, वन शुड ओपन इट एंड नो अबाउट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप उसे खोलें और उसके व्यक्तिगत जानकारी के बारे में, उसके व्यक्तिगत जो उसकी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पूछें, आप व्यक्तिगत जानकारी लें। Someone should open it and say you don't know them. आप उसे ओपन करें और बोले मैं आपको नहीं जानता। डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट, बिना उसे ओपन किए आप डिलीट कर दें। सेंड इट टू पुलिस, इसको तुरंत फौरन आप पुलिस को भेजें। तो जाहिर सी बात है, देखो लिखा पढ़ी की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है लिखा पढ़ी वाली बात है। अमूमन लोग करते नहीं है, बात सही है, लेकिन ये लिखा पढ़ी वाली बात है और जेन्युइन क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि अगर आप अननोन मेल प्राप्त करते हो, अननोन मतलब होता नहीं कि सेंसिटिव, लगता है नहीं आपको ये जो है चीजें सेंसिटिव हैं, ये मेल भेजा गया, जैसे अननोन का मतलब समझते हो आप कि कौन नोन है कौन अननोन है। एक ऐसा मेल आता है जहां पे आपके पर्सनल क्रेडेंशियल मांगे जाते हैं, क्रेडेंशियल लाइक आपका आईडी पासवर्ड, तो आप समझ सकते हो कि ये यार जो है ऊपर से मेल दिख रहा है और ये बंदा हम जानते नहीं है और ये खोले। तो खोलने से क्या होता है, अगर वायरस है तो वायरस भी आ जाता है हमारे सिस्टम में। सबसे मोस्ट कह सकते हो एक कॉमन वे है वायरस आने का, ईमेल के थ्रू वायरस आने का एक कॉमन वे है, ठीक है, सिस्टम में। तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या करना चाहिए, डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट, मतलब आप उसे बिना ओपन किए डिलीट कर दें, बिना इसे खोले डिलीट कर देना चाहिए। दिस इज द स्टैंडर्ड एंड परफेक्ट आंसर। ओके, अब आपके दिमाग में आ रहा है सर क्या बात कर रहे हो भाई, परफेक्ट आंसर यही है और करना यही चाहिए। वैसे अमूमन लोग करते नहीं है, लेकिन लिखा पढ़ी में यही आंसर आएगा आपका कि नहीं भैया अननोन चुकी है, बोल दिया गया अननोन है, आप उसे उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में जानते नहीं और आपको लग रहा है यार ये अननोनली चीजों को जानना चाह रहा है, वह अननोनली है और चीजों को जानना चाह रहा है, तो क्या ही मतलब है उससे आप फालतू में रिस्पॉन्स करें, ठीक है। Which of the following IP address can be used as loop back IP address? आप दिए गए विकल्प में से कौन सा IP एड्रेस लूप बैक IP एड्रेस के लिए यूज होता है। मैंने कल क्लास में बताया था, अगर आपने क्लास में कल आप रहे होंगे शुरू से लेकर लास्ट तक आपने अटेंड किया होगा, जरूर प्रीवियस क्लास आपने देखा होगा, तो जरूर आंसर दे पाएंगे आप, ठीक है, कि दिए गए विकल्प में कौन सा लूप बैक IP एड्रेस होता है। तो मैंने बताया था एक IP एड्रेस रिजर्व होता है, आपको याद होगा, एक IP एड्रेस रिजर्व होता है, और 127 वाला मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा, याद है कि नहीं याद है। मैंने आईपी एड्रेस का 5 क्लास बताया था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, और पांचों क्लास से मैंने रेंज बताया था कि 0 से लेके जो है 126 तक, फिर 128 से लेके 191 तक, 192 से लेके 223 तक, 224 से लेके 239 तक, 240 से लेके 255 तक, और 255 लास्ट होता है। ये मैंने आपको बताया था, मैंने अभी रफली बता दिया आपको। तो इसमें जो है 127 वाला जो ये होता है, ये भाई साहब जो होते हैं ये रिजर्व होते हैं, और रिजर्व किस लिए होते हैं, तो रिजर्व आपके हैं लूप बैक आईपी एड्रेस बोलते हैं, इसे लूप बैक आईपी एड्रेस बोलते हैं, इट इज रिजर्व फॉर लूप बैक आईपी एड्रेस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाउ मेनी वर्जन अवेलेबल ऑफ आईपी। आपको बताना है आईपी के कितने वर्जन अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। बड़ा प्यारा प्रश्न है, सभी लोग आंसर देंगे और ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आईपी के कितने संस्करण उपलब्ध हैं, संस्करण की बात कर रहा है, वर्जन की बात कर रहा है।
तो दोस्तों अगर हम वर्जन की बात करें, देखो भाई आईपी के 2 वर्जन होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक आईपी वर्जन 4 होता है, आईपी वर्जन 4 होता है, और एक आईपी वर्जन 6 होता है। तो आईपी वर्जन 4 जो होता है आपका दोस्तों वो 32 बिट का होता है, ये 32 बिट का होता है, 4 बाइट का होता है। और एक आईपी वर्जन 6 होता है 128 बिट का होता है दोस्तों, और 16 बाइट का होता है। सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आंसर 2 वर्जन आपके अवेलेबल हैं, इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आज थोड़ा जो है स्वास्थ्य हल्का सा जो है सही नहीं मैं फील कर पा रहा हूँ, तो अगर थोड़ा एनर्जी लेवल या थोड़ा अगर स्लो बोलूँ तो मैनेज कर लीजिएगा आप। हल्का सा वायरल फीवर वगैरह कुछ लग रहा है, मतलब वीकनेस टाइप की है ना, तो मैंने कहा आपको इन्फॉर्म कर दूँ, आपको लगे यार धीरे से बिना मन, हालांकि बहुत 100% मैं अपना दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा फीवर होने की वजह से लगे अगर एनर्जी लेवल जो है लो है तो जो है आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छा कंटेंट दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये मैंने कहा बता दूं आपको। तो आईपी वर्जन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन होता है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हालांकि कल डिस्कस भी किया था मैंने आपको, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, हाउ मेनी वर्जन, ये क्या 2 बार आ गया? अच्छा 2 बार आ गया, सॉरी 2 बार रिपीट हो गया है, जस्ट यू कैन इग्नोर, 2 बार आ गया है, ये 2 ही होता है, क्वेश्चन रिपीट हो गया मुझसे शायद, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। Which layer of the TCP/IP stack corresponds to the OSI model transport layer? आपको बताना है कौन सा लेयर जो होता है वो OSI मॉडल का TCP/IP मॉडल का कौन सा लेयर होता है जो OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के बराबर होता है। OSI मॉडल TCP/IP मॉडल का कौन सा लेयर होता है जो OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के बराबर होता है। तो आपको याद होगा, मैंने ऐसे बताया था, ऐसे आपको याद होगा, जैसे मान लीजिए 7 लेयर होते हैं, तो एप्लीकेशन लेयर किसका होता है? आपको याद होगा एप्लीकेशन लेयर जो होता है, ये मान लीजिए इधर मैं OSI मॉडल लिख रहा हूं, इधर OSI मॉडल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और इधर मैं TCP/IP मॉडल लिख रहा हूं, इधर TCP/IP मॉडल लिख रहा हूं, ठीक है, TCP/IP मॉडल लिख रहा हूं। आपको पता है इसमें 4 लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं, और इसमें 7 लेयर होते हैं, इसमें 7 लेयर होते हैं, मैंने बताया था, आपको याद होगा। अब इसमें भी एप्लीकेशन लेयर होता है, तो एप्लीकेशन लेयर इसके बराबर होता है, एप्लीकेशन लेयर इसके बराबर होता है। फिर इसमें आपका जो है प्रेजेंटेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, और सेशन लेयर होता है, याद होगा आपको, सेशन लेयर होता है। लेकिन इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल एप्लीकेशन लेयर होता है। अब आगे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ये इसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, इसमें जो है होस्ट टू होस्ट लेयर होता है, होस्ट टू होस्ट, इसी का नाम है, मतलब नाम वही है, अलग नहीं है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पीपीटी में मैंने भेजा था, देखा होगा आपने। फिर आपका जो है नेटवर्क लेयर होता है, तो यहाँ पे आपका जो नेटवर्क लेयर होता है वो आपका यहाँ पे इंटरनेट लेयर कहलाता है, मतलब बराबर होता है, वही होता है। और यहाँ पे आपका 2 लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर होता है, याद होगा आपको, डेटा लिंक लेयर होता है और फिजिकल लेयर होता है। मैंने आपको बताया था डेटा लिंक लेयर, ये दोनों लेयर मर्ज होके यहाँ पे आते हैं नेटवर्क लेयर। तो देखो इसमें जो है 3 लेयर नहीं होते हैं, और TCP/IP मॉडल में 3 लेयर नहीं होते। 3 लेयर कौन कौन सा नहीं होता है? एक प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होता है, एक सेशन लेयर नहीं होता है, एक डेटा लिंक लेयर नहीं होता है। बाकी नेटवर्क लेयर फिजिकल लेयर के बराबर है, इंटरनेट लेयर नेटवर्क लेयर यहाँ पे होता है, होस्ट टू होस्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। ये TCP/IP मॉडल के इधर TCP/IP मॉडल है और इधर OSI मॉडल है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है आपको बताना है कौन सा लेयर जो TCP/IP मॉडल का है वो OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के बराबर होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बराबर कौन सा होता है? होस्ट टू होस्ट लेयर होता है। समझ में आ गया होगा आपको, होस्ट टू होस्ट लेयर विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन माय डियर फ्रेंड्स, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है टर्म IPv4 स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है ये टर्म IPv4 है, इसका अर्थ क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोग्रामिंग वर्जन 4, इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग वर्जन 4 एंड नन ऑफ द अबव। तो बड़ा आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, क्या बात कर रहे हो? IPv4 जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है, इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है, ठीक है। चलिए भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग मेथड्स द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स। आपको बताना है जो हमारा डेटा होता है, मैसेज होता है,
वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है। तो उन स्मॉल पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया भी था कि हमारा डेटा जो होता है इंटरनेट पे इसी रूप में ट्रांसमिट होता है। इनमें से किस स्विचिंग मेथड में, स्विचिंग विधि से में संदेश को छोटे छोटे पैकेट में विभाजित किया जाता है? तो जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं दोस्तों, उन्हें हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं। पैकेट स्विचिंग कहते हैं। हमारा जो डेटा होता है वो पैकेट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। और मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था कि इंटरनेट पे हमारा डेटा जो होता है पैकेट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज फाइन। समझ में आपको प्रॉपर आ गया होगा ये चीज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ पीओपी। देखो पोर्ट नंबर से क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पोर्ट नंबर। तो जैसे मैंने आपको नंबर ऑफ पोर्ट नंबर दोस्तों बताया था आपको, अगर आपको याद हो, है ना, अगर आपने क्लास किया हो, तो जैसे एसएमटीपी होता है, तो एसएमटीपी जो होता है 25 होता है, पोर्ट नंबर है। जैसे पीओपी होता है, पीओपी बेसिकली वर्जन 3 बोलते हैं, पीओपी पॉप 3 बोलते हैं हम, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 110 होता है। आपने आईएमपी के बारे में सुना होगा, आईएमपी का जो होता है वो 143 होता है। 143 मैंने ट्रिक बताया था, आपको याद होगा। 143 जीवन में आपने कभी ना कभी जरूर बोला होगा, है ना, या अभी भी बोलते होंगे 143 है। तो 143 मतलब आईएमपी का पोर्ट नंबर है, आईएमपी का, ठीक है। टेलनेट जो होता है रिमोट लॉगिन वाला होता है, इसका पोर्ट नंबर 23 होता है, ठीक है। एचटीटीपी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पोर्ट नंबर 80 होता है। एचटीटीपीएस इसका पोर्ट नंबर 443 होता है। बोलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर्स हैं जो हमारे एग्जाम में यूज होते हैं, मतलब हमारे एग्जाम में आते हैं और हमारे नेटवर्किंग में बेसिकली इनका प्रयोग होता है, इंटरनेट में हम जब काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पोर्ट नंबर जो हमारा पीओपी का, पीओपी मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, 110 होता है। आपको पता है मेल भेजने के लिए एसएमटीपी का यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको पता है मेल को रिसीव करने के लिए जिस डिवाइस से रिक्वेस्ट करेंगे उसी डिवाइस पे रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, वर्जन 3 है, पॉप 3 वर्जन है। अगर हमें किसी भी डिवाइस से रिक्वेस्ट किया है और किसी भी डिवाइस पे हमें रिसीव करना है मेल, सिंपल मेल यहां भी रिसीव करना है, तो आईएमपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे हम। और अगर हमें नेटवर्किंग को, मतलब सॉरी, अगर हमें कंप्यूटर को किसी भी डिवाइस किसी के डिवाइस को रिमोटली अगर हमें यूज करना है इंटरनेट के माध्यम से, हमें रिमोटली सिस्टम को कंट्रोल करना है, तो टेलनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे। अगर हमें अपने ब्राउजिंग करना है, अपने जो हम ब्राउज करते हैं, जो भी सर्च करते हैं, हमारा रिक्वेस्ट सर्वर तक जाए, सर्वर से रिक्वेस्ट आए विदाउट सिक्योरिटी, तो एचटीटीपी की बात करते हैं। और अगर हमारा रिक्वेस्ट सिक्योरिटी के साथ सिक्योर होके जाए सर्वर तक और सर्वर सिक्योर रिस्पॉन्स करे, तो एचटीटीपीएस होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड होता है। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इनको एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको समझ में आ जाएगा और आप गलती अब जो है यहाँ पे कभी नहीं करेंगे आप, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल प्राइमरली यूज फॉर ब्राउजिंग डेटा। देखो मैंने अभी बताया था, समझाया था, क्वेश्चन आ गया। दिए गए विकल्प में प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करिए। दिए गए विकल्प में डेटा ब्राउज करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल की पहचान करें आप। डेटा को ब्राउज करने वाले प्रोटोकॉल का पहचान करें आप, ठीक है। आप लोग जितने भी हमारे फ्रेंड्स क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हो, सारे लोग एनालिसिस के पार्ट पर अपना मार्क जरूर इवैल्यूएट करिएगा, कितना आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना आपका गलत हो रहा है, ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो डेटा को ब्राउज करने के लिए तो जाहिर सी बात है सर, ब्राउज करने के लिए हम एचटीटीपी का यूज करते हैं और इसी को हम लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। इसी को हम लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है। एफटीपी का यूज हम करते हैं फाइलों को ट्रांसमिट करने के लिए, एफटीपी का यूज करते हैं। एफटीपी का 2 पोर्ट नंबर होता है, एक 22 होता है, एक 23 होता है। 22 जो होता है वो डेटा पोर्ट कहलाता है और जो 23 होता है वो कमांड पोर्ट कहलाता है, 2 पोर्ट नंबर होते हैं, नोट कर लीजिएगा आप। कमांड पोर्ट कहलाता है, ठीक है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। जो टीएफटीपी होता है वो ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। टी का मतलब ट्रिवियल, मतलब जैसे एफटीपी जो होता है लार्ज फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है, और एफटीपी जो होता है टीसीपी फैमिली से बिलोंग करता है। जो एफटीपी होता है वो टीसीपी फैमिली से बिलोंग करता है, जो टीएफटीपी होता है वो यूडीपी फैमिली से बिलोंग करता है। यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, मैंने कल बताया था आपको कि जो टीसीपी होता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जो रिलायबल होता है, और जो यूडीपी होता है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, जो अनरिलायबल होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल, ठीक है।
मैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड, वाओ अमेजिंग क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है हर एक जितने भी हमारे क्लास में एस्पिरेंट यहाँ पे क्लासेस को अवेल कर रहे हैं सारे लोग आंसर दे सकते हैं बेहतरीन तरीके से कि मैक एड्रेस को और किस रूप में या किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग बहुत प्यार से आंसर दें, गजब का क्वेश्चन है। और इस सेशन वास्तव में बहुत बेहतरीन कंटेंट मैं आपको दोस्तों प्रोवाइड कर रहा हूं आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए। दैट्स व्हाई we should not ignore these important sessions because these important session is most important for our exam. Okay, मैक एड्रेस के कई नाम हैं, एक रूप महास्वरूप, जानते हो आप मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है भाई, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भैया, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इसी को हम हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं, इसी को हम हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं, है भैया। इसी को हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं, है भैया। इसी को हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। इसी को हम बर्न इन एड्रेस कहते हैं, बर्न इन एड्रेस कहते हैं। बर्न मतलब बर्न किया था, कहां बर्न किया जाता है बोलिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो मैन्युफैक्चरर जब कंप्यूटर का निर्माण हो रहा होता है उस दौरान एनआईसी पर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर या लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड पर, लैन कार्ड पर एक अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में जो 48 बिट का नंबर असाइन किया जाता है उसी को मैक एड्रेस बोलते हैं, जो परमानेंट होता है, जो डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल एड्रेस आपका आंसर हो जाएगा, फिजिकल एड्रेस विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आपको प्रॉपर तरीके से दोस्तों आ रहा होगा। इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, Which of the following address is 32 bit? आपको बताना है इनमें से कौन सा 32 बिट का एड्रेस होता है। तो आप जरा सोचिए और आंसर दीजिए, क्योंकि मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया है। सोच के फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। (32 बिट) तो देखो भाई 48 बिट तो हमारा मैक एड्रेस होता है, मैंने बता दिया। 32 बिट हमारा IPv4 होता है, IP वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट होता है। और हमको पता है कि हमारा जो IP एड्रेस होता है इसी को हम लोग लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, और हमको पता है इसी को हम लोग सॉफ्टवेयर एड्रेस कहते हैं, सॉफ्टवेयर एड्रेस कहते हैं। तो ये हमारा जो होता है, इसी को हम लोग वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं, ये वर्चुअल होता है, वर्चुअल होता है। तो वर्चुअल मतलब जो हमको दिखाई ना दे, जो हम आभास करें, जैसे लॉजिकल हो गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक वर्चुअल पार्ट होता है, हार्डवेयर आपका फिजिकल कंपोनेंट होता है, फिर वर्चुअल नहीं होता है। वर्चुअल मतलब जो आभास करें आप, जैसे अभी आप मेरे होने का आभास कर रहे हैं, आप मुझे टच नहीं कर सकते, बट मैं वर्चुअल फॉर्म में आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल। वर्चुअल जो आप फील करते हैं, ठीक है, दिखता नहीं आपको, वो चीजें मतलब कह रहा हूँ मैं, जो जस्ट फील कर सकते हैं, आप टच नहीं कर सकते। Which of the following protocol is the connectionless protocol? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है? जो मैंने पढ़ाया है डिक्टो वही उसी बेस पर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इसी बेस पर क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जो हमारा टीसीपी होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे पूछा है कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, कनेक्शनलेस, और कनेक्शनलेस हमारा यूडीपी होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये अनरिलायबल होता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है वो कनेक्शनलेस होता है, और इसी वजह से अनरिलायबल होता है। और जो टीसीपी होता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, वो रिलायबल होता है, क्योंकि वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, अच्छा, टीसीपी और यूडीपी दोनों किस लेयर पे काम करते हैं? ये दोनों प्रोटोकॉल अगर पूछा जाए आपसे कि टीसीपी यूडीपी ओएसआई मॉडल के किस लेयर पे काम करते हैं, तो आपको याद होगा टीसीपी और यूडीपी ये दोनों ओएसआई मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। आप इमेजिन, आप मतलब ऐसे ही समझ सकते हो, ऐसे मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब आप कैसे ट्रेवल करोगे। जैसे आपको अगर जाना है मान लीजिए दिल्ली या लखनऊ, कहीं भी जाना है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो आप कैसे ट्रेवल करोगे? या तो आप बाई रोड जाओगे या तो बाई एयर जाओगे। बहुत पैसा है और टाइम कम है आपके पास, तो बाई एयर जाओगे, और नॉर्मली आप ट्रेवल कर रहे हो तो बाई रोड जाओगे। तो बाई रोड का मतलब टीसीपी होता है, टीसीपी बाई रोड ले जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। और बाई एयर का मतलब वायरलेस होता है, वायरलेस का मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, जो वायरलेस काम करता है। ये मैंने बताया था आपको। तो ऐसे समझ सकते हैं बाई रोड और बाई एयर। तो बाई एयर ये बात समझ सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, तो ये मैंने आपको टीसीपी यूडीपी के पार्ट पे चीज़ों को समझा दिया था। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो एसआई मॉडल का 4th लेयर होता है। पापा, दादा, नाना, ट्रेन, ट्रेन मतलब ट्री, ट्री मतलब 4th लेयर। व्हाट डज पोर्ट नंबर 143 रिफर्स टू? 143 पोर्ट नंबर किसको रिफर करता है? वाह क्या बात है,
143 है। अब किसी से को आगे से बोलिएगा IMAP, सोचेगा IMAP क्या बोल रहे हैं, भाई IMAP का पोर्ट नंबर 143 होता है। ठीक है, आप बच जाएंगे, फंसेंगे भी नहीं। तो IMAP जो होता है वो 143 का पोर्ट नंबर होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका जो एक वो होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, ये होता है। ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग व्हिच क्लास बिलोंग टू क्लास ए। इनमें से बताना है क्लास ए से बिलोंग कौन एड्रेस करता है। देखता हूं कौन आंसर देता है, मतलब देखता हूं मतलब जस्ट आपको देखना है कि आप आंसर दे पाते हैं कि नहीं। इनमें से क्लास ए का आईपी एड्रेस कौन सा होता है दोस्तों? जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सभी लोग आंसर देंगे क्लास ए का आईपी एड्रेस कौन सा होता है। तो जस्ट आपको फटाफट एक समझना है, ये मैंने बताया था आपको, क्लास लिखा था मैंने यहाँ पे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लास जो देखो कहीं कहीं 0 से स्टार्ट होता है, कहीं कहीं 1 से, 0 से मानते हैं हम, 0 से ही माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। कहीं कहीं आपको 1 भी दिख जाएगा, लेकिन 1 0 ठीक है। ठीक है, बी 128 से 191, क्योंकि 127 तो हमारा रिजर्व लूप बैक के लिए, भी क्वेश्चन भी देखा था आपने, लूप बैक आईपी एड्रेस 192 से 223। ये पहला ऑक्टेट से बता रहा हूं, जैसे ये स्टार्टिंग का पहला ऑक्टेट, ये एंड का पहला ऑक्टेट। पहला ऑक्टेट समझ रहे हो ना, पहला ऑक्टेट मतलब नेटवर्क आईडी, पहला ऑक्टेट नेटवर्क आईडी होता है, थोड़ा दिमाग लगाइए आप। 224 से 239 तक और 240 से 255 तक ये होता है एक्चुअली। ठीक है, तो भैया क्लास ए में देखते हैं क्या है, 121 आ रहा है क्या? बिल्कुल 121 आ रहा है। 121 इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है 121, तो आंसर हो जाएगा। मतलब मैंने आपको इसलिए बताया ये ताकि आप इसको इससे रिलेट करा के समझ सकें आप, और समझ के जो ना समझा, समझो वो अनाड़ी है ना कि खिलाड़ी है। ठीक है, तो समझ के समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 126 के इसके बीच में है। अब 128 क्या है, ज्यादा है इससे, 128 क्लास बी का है। 129 क्या है, भी ज्यादा है, क्लास बी में आ रहा है। 130 भी क्लास बी में आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ऐसे पहचान कर लेंगे आप आईपी एड्रेस किस क्लास का आईपी एड्रेस है, कौन सा ए क्लास का है, कौन सा बी क्लास का है, कौन सा सी क्लास का है, कौन सा डी क्लास का है, कौन सा ई क्लास का है। आपको पूरा आईपी एड्रेस नहीं लिखना है, आपको केवल पहले ऑक्टेट से समझ लेना। पहला ऑक्टेट मतलब जो 8 बिट का होता है, क्योंकि आपको पता है 3-3 के पेयर में ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं, याद है आपको। और पीरियड से अलग होता है, पीरियड मतलब डॉट से अलग होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा 0 है और फिर एक एंड पॉइंट होता है ना, कहां तक जाएंगे। तो पहला 126, 255 चूंकि लास्ट होता है ना, 255, तो 1 2 3 4। तो पहला ऑक्टेट स्टार्ट पॉइंट का, पहला ऑक्टेट एंड पॉइंट का। फिर क्लास ए था, फिर क्लास बी में ऐसे करेंगे, तो क्लास बी में 128 से स्टार्ट कर, 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 191 255 255 255 255 3 बार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत आसान है। आपने अगर कभी पढ़ा नहीं, समझने का प्रयास नहीं किया, कभी पढ़ा नहीं होगा ना, इसलिए आपको बाउंस हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। बाकी बहुत आसान है, ये बहुत आसान है दोस्तों, है ना। और मैं समझा दे रहा हूं तो आपको बिल्कुल भी एकदम हलवा लगेगा और लग भी रहा होगा। ठीक है, Which of the following of the TCP IP protocols used for transferring file from one machine to another machine? मतलब थोड़ा यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, फाइल्स, चलो खैर। तो इनमें से कौन सा TCP IP का प्रोटोकॉल है जो एक मशीन से दूसरी मशीन पर फाइलों को ट्रांसमिट करता है, यानी फाइलों का स्थानांतरण करता है। इनमें से कौन सा एक TCP IP प्रोटोकॉल फाइलों को एक मशीन से दूसरे मशीन में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि एक मशीन से दूसरे मशीन में स्थानांतरित करता है, मतलब फाइलों को ट्रांसफर करता है। तो ये मैंने आपको बताया था। स्थानांतरित करने के लिए दोस्तों आप जो है FTP का यूज करते हो, ऑप्शन में है ना FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कोई कह रहा था SNMP, मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये SNMP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SNMP जो होता है ना, कोई सोच रहा होगा सर SNMP तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ये, और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कोई पूछे SNMP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहोगे सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल।
SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IOP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ICMP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सॉरी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब इंटरनेट पर मैसेज को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि एरर को फाइंड आउट करता है ना, एरर को मतलब पहचानता है ना, ICMP मैंने बताया था आपको, एरर के लिए यूज होता है। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, सबका अपना अलग जो है। Which of the following protocol used for the remote terminal connection service? आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट कनेक्शन सर्विस प्रोवाइड करता है। रिमोट कनेक्शन का मतलब, जैसे मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूं, आपको पता है अयोध्या से हूं मैं, ठीक है, और आप जो है मान लीजिए लखनऊ से हैं। आपने कहा सर डिस्टेंस से सर मेरा सिस्टम में दिक्कत है, आप जरा एक बार देख लेते, तो मैं कहूंगा ठीक है लो आपने तो आपके सिस्टम को सपोर्ट कर लूंगा मैं बैठकर अपने लोकेशन से। तो आपके सिस्टम को कैसे यूज कर रहा हूं? तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं वो प्रोटोकॉल हमारा टेलनेट प्रोटोकॉल है। इसका पोर्ट नंबर 23 होता है, 23rd पोर्ट नंबर होता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं आप भी जान लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, आप लोग अगर कहीं जॉब कर रहे होंगे तो बिल्कुल आप लोग आईटी फॉर्म में या कहीं भी जॉब कर रहे होंगे तो जरूर सुना होगा आपने नाम, टीम वीवर का नाम सुना होगा आपने। टीम वीवर क्या होता है? तो टीम वीवर जो होता है टीम वीवर जो होता है वो क्या होता है? या एनीडेस्क क्या होता है? एनीडेस्क या एमी एडमिन, ये सारे हमारे रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अगर आपका सिस्टम सपोर्ट पे हमें लेना है तो आपके सिस्टम में टीम वीवर सॉफ्टवेयर होना चाहिए और मेरे भी सिस्टम में वही सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा जब आप लॉगिन करिए अपना आईडी बताइए। आप जैसे टीम वीवर लॉगिन करके आईडी बताएंगे, जैसे मैं डालूंगा अपने यहाँ, तुरंत आपका सिस्टम मेरे सपोर्ट पे आ जाएगा। लोग हैकिंग भी ऐसे करते हैं, कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं। आपको अगर जानकारी नहीं है, आप उतना टेक्नोक्रैट्स नहीं है, आप टेक्नोसेवी नहीं है, तो आपके सिस्टम को लेकर मिसयूज भी कर सकते हैं। वो करते भी है करने वाले ऐसा, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल परमिट्स इंफॉर्मेशन टू ट्रेवल। आपको बताना है कि आधा द्वैध संचार चैनल सूचना को यात्रा करने की अनुमति देता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब सब पढ़ाया है, सब बताया है, आप आंसर दे सकते हैं। एक हाफ डुप्लेक्स जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है? तो आपको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप अगर मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो आपको पता होगा देयर आर 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स। इन द सिंप्लेक्स मोड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज सेंडर टू रिसीवर। जैसे आपका रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ये हमारा सिंप्लेक्स मोड होता है। हाफ डुप्लेक्स मोड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड बोथ डायरेक्शन एट अ सेम टाइम, मतलब दोनों साइड से होता है ट्रांसमिशन, लेकिन सेम समय में केवल एक ही साइड से होगा, दोनों साइड से नहीं होगा सेम समय में। जैसे वाकी टाकी, हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3 यस यस कमिंग रनिंग आउट यस ओवर, वाकी टाकी वायरलेस, जो वायरलेस यूज करते लोग। फुल डुप्लेक्स डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड बोथ डायरेक्शन एट अ सेम टाइम। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स में क्या बोला मैंने? डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट सेम टाइम, मतलब ये बोला था, मतलब वन एट अ टाइम वहां होना चाहिए, थोड़ा हो सकता है मैंने यहाँ पे बोल दिया होगा। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन एट अ टाइम, ओनली वन एट अ टाइम। लेकिन फुल डुप्लेक्स में डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड बोथ डायरेक्शन एट अ सेम टाइम, मतलब दोनों साइड से ट्रांसमिशन एक सेम समय पर होता है, सेम समय पर होता है। ये नहीं कि एक साइड से एक टाइम होगा फिर एक साइड से एक टाइम पे होगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे बोथ वेज बट नॉट सेम, देखो आ गया ना, बोथ वेज बट नॉट एट वंस, ये हाफ डुप्लेक्स होता है। वन डायरेक्शन ओनली, ये सिंप्लेक्स होता है, ये सिंप्लेक्स होता है। बोथ वेज एट वंस, ये फुल डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। ये सब बड़ा आसान है और आपको पता होगा, एग्जाम्पल भी अगर पूछे हमसे तो आप आराम से एग्जाम्पल दे सकते हैं कि रियल टाइम कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैटिंग, मोबाइल कॉलिंग, ये सारे हमारे फुल डुप्लेक्स के एग्जाम्पल हैं। वाकी टाकी वायरलेस हमारा हाफ डुप्लेक्स है। रेडियो टेलीविजन या किसी कंपनी का मेल आता है, मैसेज आता है, वो सिंप्लेक्स होता है, जो रिप्लाई नहीं कर पाते हम लोग। ईच आईपी पैकेट्स मस्ट कंटेन, प्रत्येक आईपी पैकेट में क्या होना चाहिए? प्रत्येक आईपी पैकेट में क्या होना चाहिए? जो प्रत्येक आईपी पैकेट्स होते हैं उन आईपी पैकेट्स में क्या होना चाहिए? जैसे अगर मैं आपके पास लेटर भेज रहा हूं तो उसमें बेसिकली क्या होना चाहिए? जैसे मेल आप भेज रहे हो तो क्या फ्रॉम और टू, याद है आपको? फ्रॉम का एड्रेस कहां से जा रहा है, टू को जहां पे जाना है, दोनों एड्रेस होना चाहिए। सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस, अगर कोई चीज हम भेज रहे हैं दोनों एड्रेस कंपलसरी है, सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस, सोर्स का एड्रेस और
डेस्टिनेशन का एड्रेस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस विल बी करेक्ट आंसर। सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस विल बी करेक्ट आंसर। सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस। सोर्स मतलब गंतव्य, जो जहां से जाना है, और डेस्टिनेशन मतलब जहां पर जाना है, गंतव्य स्थान। ठीक है, अगर मैं आपके पास भेज रहा हूं तो मेरा एड्रेस सोर्स होगा, और आपके पास भेज रहा हूं तो आपका एड्रेस डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा। ठीक है, एन अल्टरनेटिव नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। वाह भाई वाह, एक कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी है, यू नो, कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी है। चलो मैं बनाता हूं कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड। कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड मतलब एक सिस्टम यहां है, एक सिस्टम यहां है, एक सिस्टम यहां है, एक सिस्टम यहां है। कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड, कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड। एंड कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड इज यू नो मेश टोपोलॉजी। फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा तो माय डियर फ्रेंड्स, आई रिकमेंड यू कि आप प्रीवियस क्लास को जरूर देखें, जो प्रीवियस सेशन मैंने प्रोवाइड किया है वो जरूर देखें। और मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा, मैं YouTube चैनल पर MCQs क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। YouTube चैनल का मतलब एक चैनल है स्टडी विद धीरेन्द्र सर नाम का, जो मेरा चैनल है, जहां पर मैं कंप्यूटर के MCQs डिस्कस करता हूं। तो आप स्टडी विद धीरेन्द्र सर पर भी MCQs के लिए विजिट कर लिया करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं, तो आप लोग जरूर देखा करो। आप लोगों के लिए डेडिकेटेड सेशन होता है दोस्तों। ठीक है, चलो टोपोलॉजी क्या होता है मैंने बता दिया, सारे टोपोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड, आपको बताना है समान प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए आप किस का यूज करोगे। अगर हमें सिमिलर टाइप के प्रोटोकॉल को जोड़ना है तो हम किसका यूज करेंगे, क्या डायलअप राउटर्स या गेटवेज, ब्रिज या राउटर्स। बड़ा आसान प्रश्न है, इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कई बार समझाया है। डिवाइस के बारे में तो बहुत अच्छे से आपको नॉलेज है, हर चीज आपको जितना मैंने पढ़ाया उतना तो आप आराम से, जैसे सेम सिमिलर है, सिमिलर के लिए ब्रिज यूज करेंगे आप। अगर ये डी सिमिलर होता, अगर सिमिलर की जगह डी सिमिलर होता तो डी सिमिलर के लिए आप गेटवे यूज करते। याद होगा आपको कि दो या दो से अधिक डी सिमिलर नेटवर्क को जोड़ने के लिए, डी सिमिलर प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए गेटवे यूज करते हैं, और सिमिलर नेटवर्क को, सिमिलर जो है डिवाइस को जोड़ने के लिए हम लोग ब्रिज यूज करते हैं। ब्रिज किस लेयर पे काम करता है, ब्रिज वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर जो होता है OSI मॉडल का सेकेंड लेयर होता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। राउटर जो होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, जहां रूट प्रोवाइड करता है। गेटवे जो होता है लगभग 4 to 7 लेयर पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, चारों लेयर पे काम करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड कीबोर्ड्स इन्वॉल्व्स व्हिच ट्रांसमिशन। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, कंप्यूटर्स और कीबोर्ड्स के बीच में किस प्रकार का ट्रांसमिशन होता है। कौन आंसर देगा, देखता हूं इसका आंसर कौन दे पाता है। कंप्यूटर्स और कीबोर्ड्स के बीच में किस प्रकार का ट्रांसमिशन होता है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में किस प्रकार का ट्रांसमिशन होता है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में सिंप्लेक्स मोड होता है, क्योंकि आप केवल कीबोर्ड के माध्यम से डेटा को सेंड करते हो तो सिंप्लेक्स हो जाएगा। कीबोर्ड से जो कम्युनिकेशन होता है सिस्टम, और ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमारे परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिला है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर सिंप्लेक्स मोड हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ब्लैंक स्पेस, द ब्लैंक स्पेस इज द फिजिकल पाथ ओवर व्हिच अ मैसेज ट्रेवल्स। उसे फिजिकल पाथ कहते हैं जिस पर हमारा डेटा या मैसेज ट्रेवल करता है, जिस पर हमारा डेटा या मैसेज क्या करता है, ट्रेवल करता है, और फाइनली एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है जहां हमको भेजना होता है। ठीक है, तो भैया वो मीडियम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देयर आर 5 most important components which is used in communication. 5 most important components. The first one is sender, receiver, medium, message, protocol. There are 5 most important components, compulsory and necessary components which is used in data communication. तो उसमें से एक मीडियम है आपका, जिसमें आपका बाउंडेड मीडिया, अनबाउंडेड, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड, वायर्ड मीडिया, वायरलेस। और वायर्ड मीडिया में आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, कोएक्सियल केबल। और वहीं वायरलेस मीडिया में आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सारा आपका वायरलेस में आता है। ये मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज द, आपको बताना है कि डेटा संचार प्रणाली में संप्रेषित की जाने वाली सूचना क्या होती है, मतलब जो संप्रेषित की जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं। फिर भैया कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है ये।
कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। जो संप्रेषित की जा रही जानकारी उसे हम क्या बोलते हैं? तो जो संप्रेषित की जा रही है उसे मैसेज के नाम से जानते हैं। भाई मैसेज ही तो होता है जो जिस पर कम्युनिकेशन होता है। मैसेज इज द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज इज द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज, तो आंसर क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा डी फॉर धीरेन्द्र प्रताप सिंह। ठीक है, यानी मैसेज आंसर हो जाएगा, कहने का चाहिए था। ठीक है, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। इन ब्लैंक स्पेस ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइस एट ऑल टाइम। वाओ, अमेजिंग क्वेश्चन। ट्रांसमिशन में चैनल क्षमता दोनों संचार उपकरणों द्वारा हर समय साझा की जाती है। मतलब कि मैं आपसे आपको बोल रहा हूं, आप मेरे को रिप्लाई कर रहे हो, जस्ट सेम टाइम। तो आंसर सेम टाइम बोल रहे हैं ना भाई। ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी शेयर्ड बाय बोथ कम्युनिकेशन डिवाइस ऑल एट ऑल टाइम दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स विल बी करेक्ट आंसर। फुल डुप्लेक्स विल बी करेक्ट आंसर। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। एन अनऑथराइज्ड यूजर इज अ नेटवर्क इशू। आपको बताना है कि एक अनधिकृत उपयोगकर्ता नेटवर्क में एक मुद्दा है। कैसा मुद्दा है? एक अनऑथराइज्ड का मतलब जिसके पास अथॉरिटी नहीं होता है, जो अवैध तरीके से चीजों को एक्सेस करना चाहता है। देखो दो होता है, एक ऑथराइज्ड होता है, एक अनऑथराइज्ड होता है। ऑथराइज्ड का मतलब जैसे मैं क्लास लेने के लिए ऑथराइज्ड हूं, मैं क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो अनऑथराइज्ड हो, तो किस चीज का मुद्दा है? वो सिक्योरिटी का इशू है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी का इशू है वो, परफॉर्मेंस का नहीं, रिलायबिलिटी का नहीं। आंसर आपका सिक्योरिटी हो जाएगा इस बात का। किस नंबर, कौन से नंबर क्वेश्चन पे हम लोग है? 25 नंबर। इससे पहले कौन सा था क्वेश्चन? इससे पहले दोस्तों एक बार स्पीड में चेक कर लो एक बार। 24 था। 24 क्वेश्चन क्या था? इन फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ कम्युनिकेशन डिवाइसेस एट ऑल टाइम। ट्रांसमिशन में चैनल क्षमता दोनों संचार उपकरणों द्वारा हर समय। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आंसर दोस्तों हमारा फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। मैं चेक कर रहा था कहीं गलत तो नहीं बता दिया। इससे पहले मैसेज क्या था? मैसेज सही है। आंसर मतलब क्लिक, मतलब कभी कभी क्या होता है, एक्सप्लेन कुछ होता है, क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक सही किया ना? हाँ क्लिक सही किया है। यहाँ भी क्लिक सही किया। हाँ, सिक्योरिटी का मुद्दा होता है, यहाँ भी क्लिक सही किया है। बिल्कुल परफेक्ट सही क्लिक किया है दोस्तों। A television broadcast is an example of his transmission। जो टेलीविजन होता है दोस्तों, टेलीविजन प्रसारण होता है, वो किस प्रकार के जो है प्रसारण का एक उदाहरण है? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या ऑटोमेटिक? तो भाई टेलीविजन, रेडियो, कीबोर्ड सारा हमारा सिंप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ कहने की बात नहीं, सिंप्लेक्स एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, Which of the following is an example of the bounded medium? दिए गए विकल्प में कौन सा बाउंडेड मीडियम का एग्जाम्पल है? कौन सा बाउंडेड मीडियम का एग्जाम्पल है? मतलब कि जो बंधा हुआ, देखो मैंने आपको कल भी बताया था, इससे पहले बताया था कि बाउंडेड का मतलब क्या होता है? जो बंधा हुआ हो, मतलब कि केबल की बात कर रहा है, वो वायर की बात कर रहा है। ठीक है, और अनबाउंडेड का मतलब वो वायरलेस की बात कर रहा है। ठीक है, वाईफाई की बात कर रहा है। और आपको पता है कि जो बाउंडेड होता है वो अनबाउंडेड की अपेक्षा ज्यादा सिक्योर्ड होता है कि नहीं होता है? अरे भाई, अगर एक सिस्टम यहां है कनेक्टेड है, एक सिस्टम ऐसे दोनों कनेक्टेड है, तो दोनों में आपको पता है डेटा यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं के बीच अगर वाईफाई हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, तो भाई उसके रेंज में जितने सिस्टम आएंगे सब यूज कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। सिक्योरिटी का इशू होता है वहां पे। तो ये हमारा जो होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाउंडेड मीडियम? कोएक्सियल वेव गाइड, नहीं, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। हल्का सा क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाउंडेड। देखो यहाँ पे वेव गाइड एक्चुअली कुछ नहीं होता है, ये वेव गाइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए था, सही कर लीजिएगा। फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ, मतलब कि इनमें से कौन एक उदाहरण नहीं है। ये बाउंडेड वेव कुछ नहीं होता एक्चुअली। वेव्स मतलब वो आपके रेडियो वेव्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, जो वायरलेस होते हैं। तो क्वेश्चंस को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। दिए गए विकल्प में कौन सा बाउंडेड मीडिया का एग्जांपल नहीं है? तो ये आपका ये नहीं होता। बाकी कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल आपका होता है दोस्तों, ये नहीं होता है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल होता है बाउंडेड मीडिया, कोएक्सियल केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, वेव गाइड नहीं होता। तो बोला गया कौन सा नहीं है, सही कर लीजिएगा, कौन सा नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ मैं बता दूं,
नॉट एन, यहाँ पे नहीं हो जाएगा, नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। which layer of atmosphere is used most for the communication? आपको बताना है कि संचार के लिए वायुमंडल की किस परत का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। बड़ा आसान प्रश्न है। जो हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर होते हैं, आपको पता होगा ना कि अलग अलग लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब कि क्षोभ मंडल में आपका जो होता है, वहीन मंडल होता है, आयन मंडल होता है ना, समताप मंडल होता है जहां पे समान ताप होता है। सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, ज्योग्राफी का बेसिकली पोर्शन है। बट यहाँ पे क्वेश्चन नेटवर्किंग से लिया गया है, इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, तो इंटरनेट जो कम्युनिकेशन संबंधित चीजें होती हैं, जो संचार संबंधित क्रियाकलाप होता है, वो किस लेयर पे होता है? वो OSI मॉडल वाला लेयर नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक लेयर है, वायुमंडलीय लेयर है। तो यहाँ पे आपका आयनोस्फेयर हो जाएगा, जो आयन मंडल होता है। आपको पता है आयन मंडल में नेटवर्किंग की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो आयन मंडल में होती है, पता है ना आपको। आयन मंडल में नेटवर्किंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज होती हैं। आयन मंडल विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। जीएस वाला भी क्वेश्चन आप कह सकते हो, जीएस का भी क्वेश्चन आपके लिए। लेयर 1 ऑफ द OSI मॉडल, OSI मॉडल का लेयर 1 कौन सा है? बड़ा आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर हर व्यक्ति दे सकता है, मतलब हर क्लास में प्रेजेंट हर एक कैंडिडेट्स आंसर दे सकता है। 7 लेयर मैंने बताया है। पापा, मतलब पापा, नीचे से नीचे, पापा, दादा, नाना ट्रेन से पहुंचे अयोध्या। तो पापा का पी जो है फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर हमारा लेयर 1 होता है। और आपको पता है लेयर 1 पे ही क्या होता है, जितने भी ट्रांसमिशन मतलब चीजें होती हैं, जो आपका मीडिया होता है, जो केबल होता है, इथरनेट होता है, वो सब इसी पे वर्क करता है। ये मैंने आपको बताया बेटा, जो इथरनेट वगैरह होता है हमारा फिजिकल लेयर पे ही काम करता है, ठीक है। केबल वगैरह जो कनेक्शन होता है फिजिकल लेयर पे होता है। द ब्लैंक स्पेस लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। आपको बताना है कौन सा लेयर ट्रांसमिशन मीडियम के बहुत करीब होता है। देखो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, कौन सा लेयर ट्रांसमिशन मीडियम के बहुत करीब होता है, मतलब जहां पर ट्रांसमिशन मीडियम यूज होते होंगे, उस लेयर के बारे में बताइए जहां पे ट्रांसमिशन मीडियम यूज होते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है, वो हमारा फिजिकल लेयर ही होता है, क्योंकि मैंने बताया कि यहीं पे हमारा ट्रांसमिशन मीडियम यूज होता है। भाई ट्रांसमिशन मीडियम जो है, जो केबल वगैरह है, यही तो यूज करते हैं, बताया नहीं मैंने आपको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल लेयर हो जाएगा। फिजिकल लेयर विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर द रूटिंग इज परफॉर्म्ड बाय, आपको बताना है कि OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में जो रूटिंग होता है, रूटिंग कौन परफॉर्म करता है? रूटिंग कौन परफॉर्म करता है? OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में रूटिंग कौन परफॉर्म करता है? तो भाई रास्ता कौन देता है? ये रास्ता मतलब कौन बताता है? मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था, आप मैंने मेरा प्रीवियस क्लास देखा होगा, तो मैंने एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था। तो हमारा नेटवर्क लेयर होता है, जहां इसके पास IP एड्रेस होता है, याद होगा, इसी के पास IP एड्रेस होता है, और इसी पास IP एड्रेस मतलब कहां जाना है और कौन लेके जाएगा, तो कौन बताएगा? राउटर होता है। राउटर कहता है रुको हम बताते हैं, परेशान काहे हो रहे हो। तो ये IP एड्रेस इसी के पास होता है, तो ये आपको जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वहां पे डेटा को आगे पैकेट के फॉर्म में फॉरवर्ड कर देता है। तो आंसर हमारा राउटर नेटवर्क लेयर हो जाएगा। बोला गया रूटिंग, ये ट्रांसपोर्ट लेयर तो लाने ले जाने काम करता है, डिलीवरी कराने काम करता है ना भाई। आप बाई रोड जाओगे, बाई एयर जाओगे, याद करो कि आपका जो मीडिया होगा वो केबल वाला होगा या विदाउट केबल वाला होगा, TCP के कनेक्शन ओरिएंटेड, UDP कनेक्शन लेस, तो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ना, अगर आपको याद होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो। इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन परफॉर्म्ड बाय, ये भी बड़ा आसान प्रश्न है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहां पे परफॉर्म होता है? इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहां परफॉर्म होता है? OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है वो कहां परफॉर्म होता है? तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो होता है आपका, वो प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है ना इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। अरे भाई आपका मैसेज इंक्रिप्ट होगा, आपने भेजा इंक्रिप्ट हो गया, मतलब एक विशेष फॉर्मेट में चेंज हो गया, और जिसके पास जाना है वहां पे अगर डिक्रिप्ट नहीं होगा तो उस बंदे को समझ में कैसे आएगा? भाई आपने आप ए हो, आपने भेजा तो इंक्रिप्ट हुआ मैसेज, बी को भेजना है तो बी के पास डिक्रिप्ट होगा ना। आपने, मैं आपको बताऊंगा आगे क्लास लूंगा, वैसे इसलिए बोलता हूं बार बार कि यूट्यूब वाला क्लास भी देखा करो। जैसे मैं यहाँ पे अगर थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो यूट्यूब पर मैं मॉक टेस्ट कराता हूं, तो उसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली मैं क्लास में थ्योरी पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लास देता हूँ, और उस थ्योरी या कॉन्सेप्चुअल क्लास जो पढ़ाया होता हूँ उसी से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराता हूँ क्लास में, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चंस इस पार्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। और मैं YouTube पर केवल एक वही है कि कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई थ्योरी वाली क्लासें दे देता हूँ शॉर्ट्स में, बाकी मैं मॉक टेस्ट ही कराता हूँ YouTube पर। तो इसलिए आप देखा करो, वहां पे हर चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, रटाता नहीं हूँ मैं।
यूट्यूब पर भी हर चीज को एक्सप्लेन करता हूं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो वैसे यहां बोला गया कि एक टॉपिक है आपका क्रिप्टोग्राफी, सुना होगा आप लोगों ने, क्रिप्टोग्राफिज्म। तो क्रिप्टोग्राफिज्म में क्या होता है कि जैसे मैंने किसी को आपको भेजा कुछ, तो वो प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब एक विशेष फॉर्मेट में चेंज होता है, इनक्रिप्टेड होता है, फिर वो ट्रांसमिट होता है इनक्रिप्ट फॉर्म में, फिर आपके पास जब पहुंचेगा तो फिर प्लेन टेक्स्ट जो साइफर टेक्स्ट होता है प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो डिक्रिप्ट हो जाएगा ताकि जो उसके पास भेजा गया है उसको पढ़ने रीडेबल फॉर्म में हो। क्योंकि जो इनक्रिप्टेड वाला फॉर्म होता है ना, ये रीडेबल फॉर्म नहीं होता है, ये अनरीडेबल फॉर्म होता है, ये कोई इसको रीड नहीं कर सकता, ये गार्बेज होता है। लेकिन डिक्रिप्टेड वाला फॉर्म जो होता है ये रीडेबल फॉर्म में होता है, ये पढ़ने योग्य होता है। कहने का आशय ये है, ठीक है। तो वही बता रहा था मैं आपको, मेरी बात समझ में आ गई होगी। इन विच ईयर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द इंडिया, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर दीजिए। भारत में आईटी एक्ट कब आया? तो भारत में जो आईटी एक्ट है दोस्तों, Which year the Information Technology Act was enacted in India? IT एक्ट 2000 में IT एक्ट आया 2000 में। और मैं आपको बता दूं एक 66A, ऐसे आप अगर किसी को आप गलत मैसेज भेजते हो तो IT एक्ट में एक 66A है दोस्तों, 66A है, 66A है, ये ऑफेंसिव मैसेज के लिए है कि आप मतलब एक प्रावधान है दंड का, ऑफेंसिव मैसेज किसी को आप भेजते हो तो उसके लिए दंड का जो प्रावधान है वो IT एक्ट, मतलब IT एक्ट में बहुत सारी चीजें हैं, IT एक्ट में बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक दो चीजें नहीं है। तो IT एक्ट जो है 66A मतलब एक आपका जो है आर्टिकल है, कह सकते हो आप, एक मतलब जिसमें बताया गया है ऑफेंसिव मैसेज को लेकर कि अगर आप किसी को कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजते हो, अगर वो कंप्लेन करता है करती है तो फिर आपके ऊपर एक जो है कार्रवाई होगी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो एक्ट बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है वो 2000 है, ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। व्हाट इज द बिट रेट? बिट रेट क्या होता है दोस्तों? बिट रेट क्या होता है? तो बिट रेट मतलब संबंध किससे? इंटरनेट में हम जो काम करते हैं, जाहिर सी बात है हम लोग स्पीड चाहते हैं, हम कहते नहीं सर हमारा स्पीड यार, मतलब आपकी स्पीड, इंटरनेट स्पीड स्लो चल रहा है। स्लो मतलब क्या? स्पीड नहीं आ रही है। तो बिट रेट मतलब कितनी दर से डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, कितने दर से। तो नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क पर सेकेंड में कितने बिट ट्रांसमिट होते हैं, बिट रेट का मतलब होता है। और हमारा बेसिकली जैसे आप कहते हैं ना सर मेरा नेट का स्पीड एमबीपीएस में है, मेरे नेट का स्पीड जीबीपीएस में, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मेगाबिट्स पर सेकंड, गीगाबिट्स पर सेकंड, मतलब आपकी स्पीड कितनी आ रही है नेट में और आप कितना अवेल कर पा रहे हो। तो बिट रेट का मतलब कि प्रति सेकंड बिट्स की संख्या जिसे नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है उसकी बात यहां पे करी जा रही है, तो ये बिट रेट होता है। व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? आपको बताना है कि जीमेल में ईमेल अटैचमेंट लिमिट साइज क्या है। जितने हमारे फ्रेंड्स हैं सभी लोग आंसर देंगे, माय फ्रेंड्स, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं यहां पे आंसर देंगे। तो दोस्तों ईमेल में जीमेल मतलब क्या? जीमेल मतलब गूगल मेल। भाई जीमेल मतलब क्या? गूगल मेल। मैंने बताया भी था आपको जीमेल मतलब क्या होता है। जीमेल मतलब गूगल मेल होता है, आपको पता होगा, ठीक है, गूगल मेल। और ये हमको ईमेल, तो इसमें 25 MB की साइज जो है मैक्सिमम होती है। 25 MB आप अटैच कर सकते हो, 25 MB दोस्तों आप मैक्सिमम अटैच कर सकते हो, 25 MB, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क आप कर सकते हो आसानी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको एग्जाम में आ सकता है। राउटर मतलब क्या? राउटर क्या करता है? स्क्रीन इनकमिंग इंफॉर्मेशन नहीं, गलत है। इज वर्क वायरस, गलत है। क्लियर ऑल वायरसेस फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम, गलत है। डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क्स, आंसर डी आपका सही हो जाएगा। ये क्या करता है? नेटवर्क के बीच जानकारी वितरित करता है।
राउटर डिस्ट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क्स, नेटवर्क्स के बीच में इंफॉर्मेशन को वितरित करता है, ठीक है, राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है। द मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर्स अ फोन लाइंस बट ऑफर्स फास्टर एक्सेस स्पीड्स देन डायल अप इज द, बताना है कि इंटरनेट एक्सेस की वह विधि है जिसके लिए फोन लाइन की आवश्यकता होती है लेकिन डायल अप की तुलना में तेज एक्सेस स्पीड प्रदान करता है। मतलब आपको इंटरनेट स्पीड बेहतर मिल रहा है, फास्ट मिल रहा है। तो फास्ट इंटरनेट स्पीड किसे मिलता है? तो जाहिर सी बात हम लोग डीएसएल यूज करते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसमें आपको स्पीड इंटरनेट स्पीड फास्ट मिलता है। डायल अप सबसे स्लो होता है, मैंने आपको बताया भी था, डायल अप होता है सबसे स्लो स्पीड इसी की होती है, डायल अप सबसे स्लो स्पीड होती है। पहले यूज करते थे हम लोग 2G 1G जब यूज करते थे तो होता नहीं था, बहुत स्लो स्लो एकदम घूमते हुए चल रहा है, घूम रहा है। तो डायल अप, ये डीएसएल हमको ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान करता है, ये हमको ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो हमारा डीएसएल होता है, ठीक है। Which term identifies a specific computer on the web and the main page of the entire site? आपको बताना है कि कौन सा शब्द वेब पेज पर विशिष्ट कंप्यूटर्स और संपूर्ण साइट्स के मुख्य पृष्ठ की पहचान करता है। आपको बताना है which term identifies a specific computers on the web and the main page on the of the entire site। तो वो URL होता है, आपको पता होगा URL जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म, आपको पता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और आपको पता है कि इसी को वेब एड्रेस बोलते हैं यूआरएल को। और आपको एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आता है कि बताइए किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या होता है? तो ये पहला पेज, किसी साइट का जो पहला पेज होता है आपको पता होगा वो होम पेज कहलाता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, किसी साइट का पहला पेज क्या होता है? होम पेज कहलाता है। ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, मतलब सबसेट ऑफ, कह सकते हो सबसेट ऑफ इंटरनेट, ठीक है। लिंक, तो लिंक के माध्यम से हम किसी लिंक पे जंप कर सकते हैं, हाइपरलिंक। एसक्यूएल जो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, डेटाबेस लैंग्वेज होता है। जो एसक्यूएल होता है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस लैंग्वेज होता है। तो वो तो खैर आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको डिस्कस नहीं करना है। डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब, किसमें परिवर्तित दस्तावेज वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है? दस्तावेज को किसमें परिवर्तित करके हम वेब पर प्रकाशित कर सकते हैं? वेब मतलब इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इंटरनेट पे जो स्पेस होता है वेब। तो HTML जो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसी का प्रयोग करके हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं। और वेब पेज को क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू कैन बी पब्लिश टू द वेब, तो HTML में हम कन्वर्ट करके वेब पर प्रकाशित कर सकते हैं, वेब पर पब्लिश कर सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा HTML विल बी करेक्ट आंसर। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। Each computer connected to the internet must have a unique IP address. The IP address is converted into, आपको पता है कि इंटरनेट पे जो प्रत्येक कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उनके लिए उनके पास एक आईपी एड्रेस होना आवश्यक है। तो आईपी एड्रेस को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? आपको आंसर देना है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर्स का एक विशिष्ट आईपी पता होना चाहिए। आईपी पते को किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो उसके लिए एक सर्वर होता है, डीएनएस सर्वर होता है, मैंने आपको बताया था। एक डीएनएस सर्वर होता है। डीएनएस सर्वर का काम क्या होता है दोस्तों, अच्छे से नोट करिएगा। डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सर्वर, एक्चुअली डोमेन नेम सर्वर सिस्टम बोलते हो आप, सर्वर या सिस्टम कह सकते हो, जो आईपी को डोमेन में और डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करता है, मतलब वाइस वर्सा करने का काम करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल को डोमेन में और डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो डोमेन नेम आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी आपको डोमेन नेम आइडिया नहीं लग रहा होगा ना। जैसे आप ये आईपी एड्रेस मान लीजिए, ये आपका 192.168.0.200 कोई आईपी एड्रेस है और इसका जो डोमेन नेम है वो www.google.com है, एग्जांपल ले रहा हूं। तो वही मैंने कहा ये google.com जो है ये डोमेन नेम सर्वर नेम है और ये आईपी एड्रेस है। तो हम लोग आईपी एड्रेस नहीं याद रख पाते हैं, हम लोग जो याद रख पाते हैं वो डोमेन नेम याद रख पाते हैं। बेसिकली हम लोग डोमेन नेम याद रख पाते हैं, आईपी एड्रेस याद नहीं रख पाते हैं। तो हमारा सिस्टम के, हमारे जो ब्राउजर होते हैं या हमारा सर्वर जो होता है उसके पास आईपी होता है तो मैच कराता है। तो डीएनएस का काम होता है आईपी को डोमेन में, डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करना। सपोज यू हैव रिसीव्ड एन एन्क्रिप्टेड मैसेज एंड वांट टू कन्वर्ट दिस मैसेज इनटू द एक्चुअल मैसेज बिफोर एन्क्रिप्शन, व्हिच टेक्निक यू विल यूज फॉर इट? बड़ा अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए कि आपको एक एन्क्रिप्टेड संदेश प्राप्त हुआ है और आप इस संदेश को वास्तविक संदेश एन्क्रिप्शन से पहले वाले में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किस तकनीकी का उपयोग करेंगे? मतलब आपके पास ही एक एन्क्रिप्टेड मैसेज गया है और उसको जो पहले मैसेज था, जब एन्क्रिप्ट से पहले जो था, उसी फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तभी आप पढ़ पाएंगे, अदरवाइज पढ़ नहीं पाएंगे आप।
अदरवाइज आपके लिए अनरीडेबल फॉर्म में होगा, रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए, तो आपको उसे डिक्रिप्ट करना चाहिए, डिक्रिप्शन यूज करोगे आप। डिक्रिप्शन मतलब डिक्रिप्ट करोगे आप उसे, तभी तो समझ पाओगे आप। अगर डिक्रिप्ट नहीं करोगे तो इनक्रिप्टेड मैसेज कैसे समझ पाओगे आप, बोलो। तो इसलिए डिक्रिप्ट करना आवश्यक है। Which of the following protocol assigns an IP address to the client computers connected to the internet? दिए गए विकल्प में इंटरनेट से जुड़े जो आईपी एड्रेस को, इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट सिस्टम को, इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट सिस्टम को, भाई इंटरनेट से आपका अगर सिस्टम जुड़ा है तो क्लाइंट सिस्टम है आपका, इंटरनेट सर्वर होता है, हमारा सिस्टम जो जुड़ता है क्लाइंट। अभी आप क्लास कर रहे हो तो क्लाइंट सिस्टम आपका है, तो क्लाइंट सिस्टम को आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है? तो मैंने आपको बताया था दो प्रकार का आईपी एड्रेस होता है, एक स्टैटिक, एक स्टैटिक। देखो वर्जन अलग है, वर्जन को टाइप से रिलेट मत करेगा। आईपी के दो वर्जन IPv4, IPv6 अलग है, और आईपी के दो टाइप, टू टाइप, आईपी स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी अलग है। तो स्टैटिक आईपी इज असाइन्ड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटर, और डायनेमिक आईपी इज असाइन्ड बाय डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे DHCP जो होता है वो डायनेमिक आईपी असाइन करता है। तो क्वेश्चन का पूछने का जो सेंस है दोस्तों वही है कि डायनेमिक आईपी असाइन कौन करता है, डायनेमिक असाइन कौन करता है, तो असाइन डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल करता है। Which of the following correct version of IPv4 एड्रेस, इनमें से IPv4 एड्रेस का करेक्ट सिंटेक्स जो है वो कौन सा है, कौन सा करेक्ट है? आप खुद पहचानिए कौन सा करेक्ट है, कौन सा। अब आपको पता तब हो पाएगा जब आपको यह पता होगा कैसे हम पहचाने वैलिड कौन सा है, इनवैलिड कौन सा है। वैलिड आईपी एड्रेस और इनवैलिड आईपी एड्रेस को पहचानना आपको आना चाहिए। तो कैसे पहचानेंगे आप वैलिड आईपी एड्रेस और इनवैलिड आईपी एड्रेस को? तो जो वैलिड होता है आपका, देखो 1 2 3 4 5 गलत है, 5 पेयर नहीं होता है, 4 होता है, 4 300 कभी नहीं होगा, 255 से अधिक नहीं होगा। ये इतना बड़ा, ओ माय गॉड, इतना बड़ा कैसे हो सकता है, 255 से अधिक हो नहीं सकता। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। और ये मैंने कल ही आपको प्रीवियस क्लास से मैंने आपको डिटेल में समझाया था। इसीलिए कहते हैं क्लास इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच फॉर्मेट अ वेब पेज इज सेव्ड, वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है? तो मैंने आपको बताया वेब पेज हमारा किस फॉर्मेट में सेव होता है, जाहिर सी बात है HTML फॉर्मेट में सेव होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट में सेव होता है। ठीक है, जावा क्या होता है? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ओप्स लैंग्वेज होता है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जावा एक लैंग्वेज होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंटरनेट इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ, सबसे इंटरनेट जो है सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है भाई साहब? वैन जो है हमारा, वाइड एरिया नेटवर्क जो है हमारा, वाइड एरिया नेटवर्क जो है हमारा, ये इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध एग्जांपल है, उदाहरण है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग सेशन माय फ्रेंड्स। बताइए सेशन कैसा लगा आप लोगों को। तो फाइनली दोस्तों मैंने एक जो आपका यूनिट है, आपका एक जो पार्ट है कंप्लीट इंटरनेट का, आप इंटरनेट पे कैसे काम करते हो, आपका ईमेल कैसे काम करता है, ईमेल में प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, ये सारी चीजें जो एक थियोरेटिकल पार्ट में जो चीजें थी, और मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया था करके, सारा मैंने डिस्कस कर लिया। यहां से इससे बाहर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो फाइनली आपका एक अच्छा खासा जो टॉपिक है, एक अच्छा खासा जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। आगे हम जब मुलाकात करेंगे तो नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब होंगे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, इस अमेजिंग सेशन में। ठीक है, तो चले भाई आप लोग पढ़ाई करते रहिए। क्लास करने का सबसे बेहतरीन तरीका है क्लास करिए, अच्छे से चीजों को प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर पेन डाउन करिए, PDF को एक बार रिवाइज करिए। ये सारा आपका एक जो है स्ट्रेटेजी होना चाहिए क्लास करने का, अपने सिलेक्शन तक जाने का और एग्जाम को क्रैक करने का। बाकी मैं वादा करता हूं वंस अगेन, कंप्यूटर में आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, यानी कि मैं आपको COT दिलाता हूं और आप कहिए तो साइन कर दूं, मैं आप कहिए तो मैं साइन करके दे दूं आपको। 100% आपका परफॉर्मेंस मेरे सब्जेक्ट में रहेगा। अगर इससे पहले आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा और कंप्यूटर में अगर आपको फेल हो गए होंगे या कम नंबर मिला होगा या आपका एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा होगा, इस बार आपका बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। मैं वादा करता हूं आपके जो आपका एक एम है उस पर मैं जरूर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं, जरूर मैं खरा उतरूंगा अपने सब्जेक्ट में बेहतरीन आपको जो है रिस्पॉन्स में। लेकिन उसके लिए आपको साथ में कहते नहीं, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको
कदम से कदम मिलाते हुए चलना पड़ेगा दोस्तों। ये आपको बहुत अच्छे से पता हो, चूंकि आपने यहाँ पे क्लास लिया, आप क्लास यहाँ पे कर रहे हो, तो आप क्लास इसीलिए कर रहे हो कि आपको बेस्ट देना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। बाकी मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और जो आप कहेंगे आपको उस लेवल तक हम चीजों को बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए आप, या अपना जो है क्वेरी एज अ व्हाट्सएप मैसेज पे, आप टेलीग्राम पे, कहीं भी आप क्वेरी जरूर दीजिए और बताइए कि और क्या आपको बेहतर क्या चीजें हो सकती हैं आपके लिए और क्या आपको और चाहिए। मैं हर वो चीज देने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको पढ़ाई करनी चाहिए रेगुलर। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं दोस्तों आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स लॉट माय फ्रेंड्स, टेक केयर।